आज तुमने जो अपनी हालत की है अरमान, ये तुम्हारा ही किया धरा है। अमीर बाप के बेटे थे इसका मतलब नहीं कि तुम हर चीज़ का सौदा करो। अपने प्यार करने वालों के साथ भी तुमने सौदा ही किया था ना। अपने पापा के साथ करना चाहा, पर वो तो दूसरी मिट्टी के बने थे। उन्होंने तो तुम्हारे साथ सौदा कर दिया। और रिद्धिमा, वो तो तुम्हारे सौदे के आगे इतना झुक गई कि तुमने जो चाहा उसने वैसा ही किया। उसे पता था तुम बर्बादी के रास्ते जा रही हो। तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम ना रुके कि तुम्हारे रास्ते से ही वो हट गई। उसने तुमसे टूट कर प्यार किया था, इसलिए तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लिखकर उस मासूम बच्चे को और अपनी कोख में तुम्हारी निशानी लेकर घर से चली गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, सिर्फ दुआ के सिवा। और वो जरूर हर रोज करती होगी, क्योंकि उसने सिर्फ तुम्हें और तुम्हें ही चाहा था। अंजलि अपने मन का भड़ास एक सांस में ही निकाल दी थी और हाँफ रही थी। उसने अरमान की ओर देखा जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ था, और वो और भी कुछ कहना चाहती थी, पर अरमान के पीले पड़े चेहरे को देखकर चुप हो गई। उसने ख्याल किया अरमान की आंखों से दो बूंद आंसू लुढ़क पड़े थे। उसने धीरे से कहा, सॉरी अरमान, मैं शायद ज़्यादा ही बोल गई। पर अरमान ने आंखें खोली और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं अंजलि, तुमने जो कहा बिल्कुल सच है। मैंने देवी जैसी पत्नी को धोखा दिया है, उसे कभी समझा ही नहीं। उसके प्यार को उसकी चालाकी समझा। मैं नफरत करने के लायक ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि रिद्धिमा मुझसे नफरत करे। उसने बड़ी मुश्किल से सांस ली और कहा, अब मैं और ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगा, पर मरने से पहले एक बार रिद्धिमा से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अपने बच्चे को एक बार देखना चाहता हूँ, बस अब इतनी ही तमन्ना है। अंजलि ने एक लंबी सांस ली और बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली गई। लगभग 30 साल पहले, पापा, मैं इस लड़के के साथ एक ही शर्त के नीचे नहीं रह सकता। मैं नफरत करता हूँ इस लड़की से जो अचानक आकर इस घर और आप पर अपना अधिकार जमा बैठी है। कौन होती है जी आपकी, जो आप इससे इतना प्यार करते हुए मेरे हिस्से का प्यार भी आपने उसे दे दिया। अब जा तो वो रहेगी इस घर में, जान मैं। 12 साल का अरमान गुस्से से फट पड़ा। शशांक गुस्से से उसे देखते हुए बोले, अपनी जुबान और अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो अरमान। मैंने कह दिया रिद्धिमा यही रहेगी तो वो यही रहेगी। अगर आपको जेकर छोड़कर जाना है तो जा सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। मेरा कोई बेटा था ही नहीं। वो अपना फैसला सुनाते हुए अपने कमरे में आ गई। तभी उन्हें याद आया कि अभी तक रिद्धिमा स्कूल से आ चुकी होगी, कहीं उसने हम दोनों की बातें ना सुन ली हो। उन्होंने जल्दी से रिद्धिमा की कमरे की ओर रुख किया, और कमरे में जाते ही जो नज़ारा देखा उसका मन विचलित हो गया। रिद्धिमा स्कूल ड्रेस में ही थी और अपनी मम्मा की फ़ोटो को सीने लगाए चुपचाप बैठी थी, पर उसकी आंखें लाल हो रही थीं। शशांक धीरे से उसके पास आए और बैठते हुए बालों को सहलाते हुए पुकारा, बेटा। रिद्धिमा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और धीमे स्वर में बोली, अंकल आप मुझे हॉस्टल भेज दीजिए। शशांक ने आश्चर्य से बोला, क्यों भला? रिद्धिमा ने जमीन की तरफ नज़र झुकाकर जवाब दिया, क्योंकि आप मेरी वजह से अरमान को डांटते रहते हो। आप पर उसका पहला हक है और मेरा बाद में। वो आपसे नाराज हो जाता है अंकल, वो भी मेरी वजह से। शशांक प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेरी छोटी सी रिद्धिमा कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। आपने कहाँ से सीखा इतनी समझदारी की बातें? रिद्धिमा थोड़ी चुप रही और फिर बोली, अंकल, हालात हमें बड़ा बना देते हैं। सभी यही कहते हैं आप अरमान से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पर क्यों अंकल? मैं तो आपके दोस्त की बेटी हूँ ना, और अरमान आपका बेटा है। शशांक थोड़ी चुप रही और फिर बोले, तुम मेरे ऐसे दोस्त की बेटी हो जिसने मेरे बेटे को जिंदगी दी। तुम्हें पता है बेटा, जब अरमान सिर्फ 2 महीने का था तब सीमा जानी अरमान की माँ इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर 10 साल तक मेरी दोस्त जाने आपकी मम्मा ने अरमान को अपने सीने से लगाए रखा। आपके पिता विजय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर आपकी मम्मा ने सीमा के साथ जो वादा किया था वो निभाया। आपके पापा के साथ उसके डिवोर्स के बाद
उसने आपको अपनी माँ के पास रख दिया और जहाँ दिन पर अरमान को संभालती थी, रात को चली जाती थी। मैंने उससे कहा भी था कि जहीं आपको लेकर रहे, पर वो नहीं चाहती थी कि शशांक गुप्ता की इज्जत पर कोई आँच आए, क्योंकि लोग तो बातें बनाने के लिए तैयार रहते हैं। एक दिन जब वो यहाँ आ रही थी तो एक दुर्घटना ने उसकी जान ले ली। मैं आपका गुनाहगार हूँ बेटा, क्योंकि हमारी वजह से ही उसकी जान गई। कहते हुए शशांक की आवाज़ बढ़ गई। रिद्धिमा ने उनकी तरफ देखा और बोली, अंकल, उसके बाद तो आपने ही मुझे संभाला है ना। मम्मा के जाने का गम नानी सह नहीं पाई और अचानक एक दिन चली गई, पर उससे पहले ही आपने उनको भरोसा दिलाया था कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। शशांक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ रिद्धिमा, और मुझे वो वादा निभाना है। रिद्धिमा धीरे से बोली, लेकिन अरमान को अच्छा नहीं लगता अंकल। आप तो मेरे पापा जैसे हैं। मैंने अपने पापा को नहीं देखा, पर आपने मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे अब पापा की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप मेरा ख्याल रखोगे, मैं जहाँ भी रहूँ, इसलिए मैं हॉस्टल जाना चाहती हूँ। शशांक कुछ सख्त आवाज़ में बोले, आप नहीं बेटा, मेरा वो नालायक बेटा हॉस्टल जाएगा। उसे भी पता चलना चाहिए कि अपनों का प्यार क्या होता है। मैंने उसका एडमिशन दोनों स्कूल में करवा दिया है, अब वो वही रहेगा। रिद्धिमा ने घबराते हुए कहा, पर अंकल, इससे वो आपसे दूर चला जाएगा और मुझे और नफरत करेगा। शशांक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, आप इस बारे में सोचकर अपने छोटे से दिमाग को तकलीफ मत दो बेटा। मैं जो करूँगा उसके भले के लिए ही करूँगा, और देखना वो वहाँ सुधर जाएगा। कॉलेज लाइफ का आज लास्ट दिन था। सभी अपने घर लौटने वाले थे और बातें कर रहे थे, पर एक इंसान वहाँ सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, विशेषकर लड़कियों के, और उसका नाम था अरमान मलिक। इस कॉलेज का सबसे हैंडसम और अमीर लड़का। इस कॉलेज के लड़के उससे जलते थे और लड़कियां मरती थी, क्योंकि वो स्टेट का बास्केटबॉल चैंपियन था। पर वो एक चीज़ के लिए जितना पॉपुलर था उतना ही बदनाम। उसकी सबसे बुरी आदत थी कि लड़कियों को यूज़ करके कुछ दिनों में उसे छोड़ देना। ऐसा नहीं था कि लड़कियां उसकी आदत से वाकिफ़ नहीं थी, पर जानते हुए भी उससे प्यार में फंस जाती थी। उसकी दोस्ती का हाथ बढ़ाते ही पिघल जाती थी और उसकी नीली आंखों के नशे में डूब जाती थी। पर अरमान के लिए लड़कियां बिस्तर की चादर की तरह थी, जिसे वो कुछ दिनों में बदलना पसंद करता था। अतुल, जो अरमान के पड़ोस में रहता था, बोल उठा, वैसे हम सबको पता है द ग्रेट अरमान मलिक की मंजिल कहाँ है। उसे क्या फ़िक्र है भाई, पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, 2 हॉस्पिटल की ओनर हैं, और लड़की यानी अरमान की मंजिल भी देख रखी है। बहुत ही इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की, रिद्धिमा गुप्ता, है ना अरमान। रिद्धिमा का नाम सुनते ही अरमान के जबड़े भींच गए। उसने जलती हुई आंखों से अतुल को देखता हुआ बोला, तुझे इतनी पसंद है वो लड़की तो तू ही उससे अपनी मंजिल बना ले। मेरे गले क्यों मर रहा है उसे। अतुल मुस्कुराते हुए बोला, कर लेता अगर अंजलि से बचपन में शादी तय ना होती। मैं अंजलि से प्यार करता हूँ यार, पर जिसे रिद्धिमा मिलेगी वो किस्मत वाला होगा। अरमान ने गुस्से से उसे दूरा और उठकर जाने लगा तो मोहित उसका हाथ पकड़कर बिठाता हुआ बोला, ठंड रख यार, तो कभी एक लड़की पर टीका है क्या। अगर तेरे पापा ज़्यादा ज़बरदस्ती करें तो कर लेना उस लड़की से शादी, पड़ी रहेगी घर के एक कोने में और तू बाहर मौज करना। अरमान ने अपना सिर झटका और बड़बड़ाया, उस लड़की की मैं तो सूरत भी नहीं देखना चाहता जिसने मुझे मेरे घर और पापा से दूर रखा। कभी नहीं भूल सकता कि पापा ने हम दोनों में से उसे चुना, पर अब मैं वापस आ रहा हूँ अपना हर अधिकार वापस लेने जो उसने मुझसे छीना था। शशांक आज बहुत खुश थे क्योंकि आज अरमान अपनी MBA की पढ़ाई कंप्लीट कर वापस आ रहा था, पर दिल में थोड़ी घबराहट भी हो रही थी उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि उनके बेटे में हर गुण होते हुए भी कुछ बुराइयां भी हैं, जिसकी वजह से उनके सारे गुण छिप सकते थे। जिद्दी और गुस्सेल तो वो बचपन से था ही, पर शराब पीने की बुरी लत लग चुकी थी उसे, और सबसे बड़ी बुराई थी लड़कियों की संगत। शशांक कुर्सी से उठ गई और बेचैन होकर कमरे में टहलने लगी। वो सीमा की तस्वीर के सामने खड़े हो गए और बड़बड़ा उठे, सीमा,
मुझे इतनी ताकत दो कि मैं अरमान को सही रास्ते पर ला सकूं। मैं बचपन से ही उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, पर नहीं कर पाया। ना जाने क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में। कोई ऐसा चमत्कार, कोई जादू की छड़ी मुझे चाहिए जिसे छूते ही वो सुधर जाए। उन्हें लगा सीमा मुस्कुरा उठी और आंखों में बोल उठी, वो जादू की छड़ी तो तुम्हारे ही पास है शशांक। तभी उन्हें रिद्धिमा की सुरीली आवाज़ सुनाई दी। अंकल, आज भी आप अपनी दवाई लेना भूल गए। शशांक उसे देखकर मुस्कुरा उठे, पर रिद्धिमा थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, मैंने आपको कोई जोक सुनाया क्या जो आप मुस्कुरा रहे हैं? शशांक मुस्कुराते हुए बोल उठे, आपको देखते ही मेरे हाथों पर मुस्कुराहट आ जाती है बेटा। रिद्धिमा दवाई उनके हाथ में देते हुए बोली, मैं जानती हूँ आज आप बहुत खुश हैं क्योंकि अरमान वापस आ रहा है। शशांक बोल उठे, आप नहीं हो क्या? रिद्धिमा तुरंत बोल उठी, मैं भी बहुत खुश हूँ अंकल, क्योंकि वो अपने घर वापस आ रहा है। थोड़ी देर दोनों चुप रहे, फिर रिद्धिमा धीरे से बोली, अंकल मैं सोचती हूँ अब हॉस्टल चली जाऊँ। शशांक ने आश्चर्य से पूछा, ये ख्याल आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये ख्याल उसी दिन आया था जब आपने बेचारे अरमान को हॉस्टल भेज दिया था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अरमान मुझे पसंद नहीं करता अंकल, मैं नहीं चाहती कि मुझे लेकर और बात बढ़े। शशांक उसकी ओर देखते हुए बोले, उस दिन भी मेरा जवाब ना था और आज भी है रिद्धिमा। अरमान हॉस्टल गया था अपनी वजह से। वो बहुत जिद्दी हो गया था, उसे सुधारना जरूरी था, पर मैं नहीं जानता वो कितना सुधरा है। आशा करता हूँ अब समझदार हो गया होगा। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, तब वो छोटा था अंकल। शशांक मुस्कुराए और बोले, आप भी छोटी थी, बल्कि आप तो उससे 2 साल छोटी हैं और जेगा जितना उसका है उतना आपका है। इसलिए ये ख्याल कभी मत लाना कि वो आएगा तो आपको जाना पड़ेगा और मैं ये बात मान जाऊंगा। रिद्धिमा सर हिलाते हुए बोली, आप भी बहुत जिद्दी हैं अंकल, इसीलिए अरमान भी है, पर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर मुझे देखकर अरमान खुश नहीं हुआ और घर छोड़ने की नौबत आई तो इस बार मैं जाऊंगी, अरमान नहीं। शशांक हंसते हुए बोले, सोच सोच कर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं बेटा, आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोच रखा है क्या करना है। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं जानती हूँ जो आपने सोचा होगा सही होगा। अच्छा, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है। रिद्धिमा के जाने के बाद शशांक फिर सोच में पड़ गई थी। उन्होंने जो सोच रखा था शायद सीमा ने भी वही इशारा किया था। शशांक की दिली इच्छा थी कि उनका बेटा रिद्धिमा को अपना ले, उसकी नफरत प्यार में बदल जाए, क्योंकि पूरा विश्वास था कि कितना भी बुरा इंसान हो, रिद्धिमा की संगत उसे सुधार देगी। वो जानते थे कि रिद्धिमा उसे पूरी तरह समझती है और शायद पसंद भी करती हो। अगर अरमान की शादी रिद्धिमा के साथ हो जाए तो शशांक निश्चित हो जाएंगे, क्योंकि अरमान चाहे कुछ भी करे, शशांक के जाने के बाद रिद्धिमा उनके व्यवसाय को संभाल लेगी और बर्बादी से बचा लेगी। रिद्धिमा शशांक से बात करके कमरे में किताबें लेने आई थी और उसकी नज़र अलमारी में रखी अरमान की फ़ोटो पर गई, जिसे वो जहाँ छुपा कर रखती थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई और खुद ही मन में सोचा, मैं भी कितनी पागल हूँ, जो इंसान मुझसे नफरत करता है मैं उसे पसंद करती हूँ। हाँ अरमान, तुम चाहे मुझे कितनी नफरत करो, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। बचपन में तुमसे दोस्ती करना चाहा, पर तुमने कभी मुझे दोस्त नहीं दुश्मन माना, और हर साल जब तुम 2-4 दिन के लिए घर आते थे मैं चुपके से तुम्हें देखा करती थी, और जब कभी भी मैं तुम्हारे सामने आई, तुम्हारी नफरत भरी गुस्से भरी निगाहों ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा और मैं तुम्हारे बारे में सोचती रही, और पता नहीं कब सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया। अपनी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ किसी एक इंसान को चाहा और आपने सपने में देखा है, और वो तुम हो अरमान। तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी और चाहती रहूँगी। अरमान घर वापस आ गया था, जैसे उसने सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही था। वो रिद्धिमा से दूर रहता था, अपने पापा से भी कम ही बात करता था, ज़्यादातर समय वो बाहर बिताता था और रात को जब घर वापस आता तो नशे में चूर होता था। जब तक अरमान घर रहता रिद्धिमा खुद को कमरे में बंद रखती थी, पर शशांक ने ख्याल किया
कि सुबह जल्दी उठकर रिद्धिमा अरमान की पसंदीदा नाश्ता जरूर बनाती थी और नौकर के हाथों उसके कमरे में भिजवा देती थी। एक दिन जब अरमान अपने कमरे में मोबाइल लेकर बैठा था, शशांक उससे बात करने के लिए वहाँ आई, पर अरमान ने देखता हुआ भी इग्नोर करने की कोशिश करता हुआ मोबाइल में बिजी रहा। शशांक कुछ देर खड़े रहे, फिर बोल पड़े, अरमान, मैं आपसे बात करने आया हूँ। अरमान मोबाइल पर नज़र रखता हुआ बोला, कहिए। शशांक बोल पड़ा, देहरादून से आए हुए आपको 4 महीने हो गए हैं और आपकी दिनचर्या देखते हुए लगता नहीं है कि आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है। आगे क्या करने का इरादा है आपका? अरमान ने कहा, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत क्या है, आपने तो सब कुछ सोच कर रखा होगा और आपके पास इतनी दौलत है कि अगर मैं इसी तरह बैठ कर खाऊँ तब भी मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम के साथ गुजर जाएगी। शशांक को अरमान से ऐसे बर्ताव की ही आशा थी, इसीलिए बिना विचलित हुए उन्होंने जवाब दिया, जी आपकी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी है जो मैंने बड़ी मेहनत से कमाई है, उसे बर्बाद होते मैं नहीं देख सकता और ना ही होने दूंगा। अरमान उन्हें तीखे नज़रों से देखता हुआ बोला, आपने बेटे को देना आपको बर्बादी लगता है और एक लड़की की सारी ज़िंदगी का खर्चा उठाना आपको बर्बादी नहीं लगा। मैं आपका बेटा हूँ और आपकी जायदाद पर मेरा हक है। जहाँ भी आपने कुछ और सोच रखा है, जिस तरह मुझे बचपन से घर से निकालना, उसी तरह मुझे जायदाद से बेदखल करके उसके नाम सब कुछ करना है क्या? शशांक अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करते हुए बोले, अरमान, अपनी जुबान पर लगाम दो और मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। अरमान तीखी आवाज़ में बोला, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा आपको। इतना कहते हुए वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और अपना मोबाइल पटकता हुआ चिल्लाया, अब आपकी मनमानी नहीं चलने दूंगा मैं, इतना याद रखना। कहकर वो जाने को मुड़ा पर शशांक की गुस्से पर आवाज़ सुनकर ठिठक गया, जो कह रही थी कि ये घर मेरा है अरमान, जहाँ मेरी मनमानी चलेगी, तुम्हारी नहीं। अगर तुमने अभी भी खुद को नहीं बदला तो मैं सारी प्रॉपर्टी रिद्धिमा के नाम लिख दूंगा। जिस दौलत पर तुम इतना इतरा रही हो, जिसे खुले हाथों से शराब और शबाब पर लुटा रही हो, इसका एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें। दर दर ठोकरें खाओगे तभी तुम्हें अकल आएगी। फिर मैं देखूंगा तुम्हारे कितने दोस्त हैं और अपने हैं जो तुम्हारे सहारा देते हैं। अरमान घूर कर उनकी तरफ देखा और बोला, मैं वादा करता हूँ आपकी ये प्यारी लड़की को दर दर की ठोकर खिलवाऊंगा। बचपन से आज तक मेरे अधिकार छीन कर उसने बहुत मज़े किए हैं, अब उसकी बारी है। कहता हुआ एक झटके से घर से निकल गया। शशांक कुछ समय उधर देखते रहे, फिर अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वो रिद्धिमा को पुकारते हुए ज़मीन पर गिर गई। 1 हफ्ता बीत चुका था पर अरमान घर वापस नहीं आया था। शशांक को दिल का दौरा पड़ा था और वो हॉस्पिटल में था। रिद्धिमा जानती थी कि अरमान का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसे लगातार फ़ोन कर रही थी, पर वो फ़ोन उठाता ही नहीं था। रिद्धिमा ने मैसेज भी छोड़े थे पर अरमान ने देखा ही नहीं। रिद्धिमा अतुल को छोड़कर अरमान से किसी और दोस्त के बारे में नहीं जानती थी और अतुल मुंबई में था ही नहीं। उसे दिल्ली में नौकरी मिल गई थी और वो वहाँ चला गया था। उसने रिद्धिमा को फ़ोन पर बताया था कि उसे अरमान के बारे में कुछ नहीं पता। डॉक्टर मोहंती ने रिद्धिमा से कह दिया था कि वो शशांक के लिए ज़्यादा आशा ना रखे क्योंकि उसे उस बीच 2 अटैक आ चुकी थे। रिद्धिमा जानती थी कि अरमान का उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सोच विचार में वो डूबी थी कि शशांक की कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, रिद्धिमा, अरमान आया क्या? रिद्धिमा धीरे से बोली, आ जाएगा अंकल, कहीं बिजी होगा। शशांक मुश्किल से मुस्कुराए, फिर बोले, उसके पास काम ही क्या है जो बिजी होगा, शराब के नशे में डूबा होगा और क्या। रिद्धिमा जल्दी से बोली, उसे आपकी बीमारी की खबर नहीं है अंकल, नहीं तो वो दौड़ा चलाता। कुछ भी हो, आप उसके पापा हैं और वो आपसे बहुत प्यार करता है। शशांक की होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट थी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, रिद्धिमा, मैंने बहुत सोच समझकर कुछ फैसला लिया है, क्या आप इसमें मेरा साथ देंगी? रिद्धिमा आंसू भरी निगाहों से बोली, आपके हर फैसले में मैं आपके साथ हूँ अंकल। शशांक ने रुक रुक कर कहा, बेटा, शायद मैं स्वार्थी कहना हूँ, पर बहुत दिनों से मैंने आपकी दिल में एक सपना पा रखा है। मैं चाहता हूँ मैं आपको अपने घर की बहू बनाऊँ।
इतना सुनते ही रिद्धिमा चौंकते हुए बोली, जी आप क्या कह रही हैं अंकल? अरमान मुझसे नफरत करता है। शशांक बोले, जानता हूँ, पर ये भी जानता हूँ कि आप उस नालायक को पसंद करती हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद कुछ ही दिनों में अरमान मेरी सारी संपत्ति उड़ा देगा और रास्ते का भिखारी बन जाएगा। आज जो दोस्त उसके इर्द गिर्द घूमते हैं वो समय उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। मैं नहीं चाहता आप दोनों के लिए ऐसी मुश्किल घड़ी आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टी का हकदार मैं आपको बनाकर जाऊँ। फिर अरमान आपसे शादी करने के लिए मजबूर होगा और मेरी सारी प्रॉपर्टी सुरक्षित होगी और मुझे विश्वास है आपका साथ पाते ही वो सुधर जाएगा। पर तब तक आपको धीरज रखना होगा कि आप मेरे लिए इतना करेंगी। रिद्धिमा बोली, मैं सब करूँगी अंकल, पर आप प्रॉपर्टी मेरे नाम मत कीजिए, वरना अरमान मुझसे और नफरत करेगा। शशांक उठने की कोशिश करते हुए बोले, मैं आपके सामने हाथ जोड़, पर उससे पहले ही रिद्धिमा ने उनके हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोले, आप जो कहोगे वैसा ही होगा, पर आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। शशांक मुस्कुराते हुए बोले, मुझे अब मरकर जी चैन मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं अपनी प्रॉपर्टी और बेटा दोनों को सही इंसान के पास सौंप कर जा रहा हूँ। अरमान घर लौटा था, मगर शशांक की मृत्यु के एक हफ्ते बाद। रिद्धिमा शशांक के जाने से बहुत दुखी थी और अपना दुख किसी के साथ बांटना चाहती थी, पर उसके पास कोई नहीं था। हाँ, अतुल और अंजलि जरूर आए थे और किसी भी ज़रूरत पर साथ रहने का वादा भी कर गई थी। वो दोनों ही रिद्धिमा के पड़ोसी और अरमान की दोस्त थे और शशांक की बहुत इज्जत करती थी और अरमान की इस हालत में बहुत दुखी थी। अतुल ने अरमान को समझाने की कोशिश भी की थी, पर अरमान नहीं समझा। उसने तो शशांक की मृत्यु के बाद बेटा होने का फर्ज भी नहीं निभाया, पर रिद्धिमा ने कोई कसम नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद अरमान का वही रवैया शुरू हो गया, सारा दिन बाहर रहना, देर रात पूरी तरह मदहोश होकर घर लौटना। फिर रिद्धिमा सबसे ज़्यादा दुखी टूट तब जाती थी जब कभी लड़कियों को साथ मिलाता था। पर शशांक की डेथ के कुछ दिनों बाद जब शशांक के वकील ने अरमान से कांटेक्ट किया और शशांक की वसीयत के बारे में बताया, तो अरमान दंग रह गया। उसे लगा था पापा ने उस दिन गुस्से में अपनी जायदाद रिद्धिमा के नाम करने की बात कही थी, पर ऐसा नहीं था। वसीयत पर साफ साफ लिखा था कि शशांक की सारी जायदाद रिद्धिमा के नाम थी। अगर रिद्धिमा को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार अरमान होगा। अगर अरमान रिद्धिमा से शादी कर लेता है और उसे सही मायने में पत्नी का दर्जा देता है, तो अरमान रिद्धिमा की इच्छा अनुसार शशांक की जायदाद के 1/3 हिस्से का मालिक बन सकता है, पर उसके लिए भी पावर ऑफ अटर्नी रिद्धिमा की होगी। पहले तो अरमान इस वसीयत को पढ़कर सन्न रह गया, फिर गुस्से से फट पड़ा। उसका दिल कह रहा था कि रिद्धिमा भी जान ले ली, पर वसीयत में साफ साफ लिखा था कि अगर रिद्धिमा की अप्राकृतिक मौत हो जाए तो शशांक की सारी प्रॉपर्टी किसी संस्था को चली जाएगी। अर्थात अरमान अब पूरी तरह भिखारी था। उसके पास अपना कुछ नहीं था, ना घर, ना हॉस्पिटल, ना पापा का बिजनेस। अब अरमान के सामने एक ही रास्ता बचा था कि रिद्धिमा से शादी, जिससे वो 1/3 प्रॉपर्टी का ओनर बन सकता था, और उसके लिए भी उसे रिद्धिमा को खुश रखना था। 1 साल से ज़्यादा हो गया था दोनों की शादी को। रिद्धिमा ने शशांक के बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल रखा था, उसे काफ़ी आगे बढ़ाया था, पर अरमान वही का वही था। उस रोज़ का काम यही था, दिन भर बाहर गुजारना और रात को शराब पीकर घर लौटना। हाँ, उसने लड़कियों को लाना बंद कर दिया था। रिद्धिमा ने अरमान के हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, जो वो मज़े से उड़ा रहा था, और रिद्धिमा कुछ नहीं कर पा रही। शादी के कुछ महीनों तक अरमान उसके साथ नॉर्मल व्यवहार करता था और घर पर रहता था, और पापा के व्यवसाय में भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे रिद्धिमा को लगा कि वो सुधर रहा है। शायद शशांक की मौत ने अरमान को देर से ही सही दुख पहुंचाया है, और वो वापस सुधरने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में तो कभी कभी रिद्धिमा से कहता था कि उसने पापा को बहुत दुख पहुंचाया है, और अब उसे समझ आ गया है कि वो पापा की इच्छा अनुसार अच्छा बनने की कोशिश करेगा तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पर अब तो शराब की नशे में भी जो भी कहता उसे सुनकर रिद्धिमा दंग रह जाती थी। अरमान का कहना था कि पापा ने उसके साथ दुश्मनी निभाई है, उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वो रिद्धिमा से नफरत करता और करता रहेगा।
ये सुनकर रिद्धिमा चुपके के आंसू बहाया करती थी, पर अरमान से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो जानती थी उससे अरमान की नफरत और बढ़ेगी। कभी कभी वो शशांक की तस्वीर के सामने खड़ी होकर माफ़ी मांगती थी कि उसकी कोशिश के बावजूद अरमान सुधर नहीं रहा है, और वो नहीं जानती कि अरमान सुधरेगा भी या नहीं। इस बीच रिद्धिमा की गोद में रिदान आ चुका था, जो अरमान को फूटी आंख नहीं सुहाता था। रिद्धिमा अपनी बेइज्जती और तकलीफ सह सकती थी, पर अरमान का शराब के नशे में रिदान को एक सौदेबाज इंसान का पोता और एक शातिर औरत का बेटा कहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कभी कभी सोचती थी कि अरमान से दूर चली जाए, पर उसने शशांक से वादा किया था कि कभी भी अरमान को अकेला नहीं छोड़ेगी और उसे निभाने को मजबूर थी। उसे अरमान की हालत पर तरस भी आता था। जब शराब के नशे में वो क्या तरह रोता था तो उसे इस दुनिया में कोई नहीं चाहता, कोई प्यार नहीं करता। उसके खुद के पिता ने उसे कभी नहीं चाहा और जाते हुए उससे सब कुछ छीन लिया। उसका ना कोई घर है ना जायदाद जिससे उसकी ज़िंदगी चल सकी। वो तो एक भिखारी है और कुछ नहीं। ऐसे समय मेरे दिमाग को लगता है कि उसकी जायदाद उसे लौटा दी। अगले दिन सुबह जब अरमान की यूँ बातें सुनती तो उसे लगता शशांक अंकल ने अपने बेटे के बारे में जो सोचा है सही सोचा है। अब तक वो शायद सारी जायदाद लुटा चुका होता अगर उसके नाम बढ़ती। इस तरह 3 साल बीत चुके थे। अब विधान 2 साल का हो चुका था। रिद्धिमा सब आशा छोड़ चुकी थी, इसलिए खुद को कामों में उजागर रखने लगी थी। एक दिन अरमान ने घोषणा की कि वो बिजनेस के लिए उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका जाना चाहता है। रिद्धिमा ने इतना ही कहा कि अगर अरमान ने अब तक बिजनेस संभाल लिया होता तो उसे और शिक्षा की जरूरत ही नहीं होती। पर अरमान का कहना था कि उसके पास ना पापा और ना रिद्धिमा जैसा टैलेंट है और ना ही इतना धैर्य है कि वो शून्य से शुरुआत करे। इसलिए उसे बिजनेस संभालने के लिए और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है। उसने कहा, मैं जानता हूँ मैं कंगाल हूँ, मुझे कुछ भी करने के लिए तुम्हारी इजाज़त चाहिए, क्योंकि मुझे तुमसे ही पैसे लेने होंगे। अगर तुम मना करोगी तो ठीक है, पापा ही मेरे अपने नहीं बने तो किसी और से क्या आशा कर सकता हूँ। रिद्धिमा ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं थी, इसलिए उसने एक बड़ी रकम अरमान के नाम करते हुए उसे अमेरिका जाने को कह दिया। अमेरिका जाने को कुछ नहीं महीने बीते थे। अरमान ने रिद्धिमा को कॉल करके बताया कि उसने वहाँ अपना नया बिजनेस खोला है और उसे आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसे एक अच्छी खासी रकम चाहिए और उसे लाभ होते ही सारे पैसे रिद्धिमा को लौटा देगा। रिद्धिमा सब कुछ जानते हुए भी अरमान को पैसे बेचती रही और 2 साल बाद अरमान सब कुछ गंवाकर वापस लौट आया। रिद्धिमा को बताया कि उसके पार्टनर ने उसके साथ धोखा किया है, पर रिद्धिमा समझ चुकी थी कि अरमान सब कुछ शराब और अपनी रंगीन जिंदगी में उदार कर रहा है। उसे अरमान की बातों पर मजबूरन विश्वास करना था कि वो कभी नहीं भूल सकती थी कि उसके पास जितनी भी जायदाद है उसका असली हकदार अरमान है, वो नहीं। उसे अरमान पर विश्वास इसलिए करना था क्योंकि उसे शशांक अंकल को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना था और अरमान को सुधरने का मौका देना था। हर बार जितनी बार वो गलती करे, अरमान घर वापस आकर बहुत ही शांत और समझदार बन गया था। उसने अपने बेटे रिदान पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना आरंभ कर दिया था और रिद्धिमा के साथ भी अच्छे से पेश आने लगा था। जब वो रिद्धिमा के साथ ऑफिस जाने लगा था और पापा के बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने लगा था, रिद्धिमा को लगा कि अरमान का अमेरिका में सब कुछ गवा कर आना उसके लिए बुरा अनुभव रहा होगा और अब वो सचमुच सुधरना चाहता है। वो खुश थी अरमान के लिए और उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। इस वजह से कुछ महीने बीत चुके थे। अरमान अब शराब भी कम कर चुका था, दोस्तों का साथ भी छूट चुका था। वो ऑफिस के बाद जितना भी वक्त मिलता या तो रिद्धिमा के साथ व्यवसाय की बातें करता या रिदान के साथ खेलता। इसी बीच रिद्धिमा की कोख में एक नन्ही जान आने की सूचना मिली थी, जिसे अरमान बहुत खुश था। रिद्धिमा से कहता था कि रिदान के समय उसने रिद्धिमा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर वो उसका हरदम ख्याल रखेगा। रिद्धिमा एक नई दुनिया में जीने लगी थी और अरमान को लेकर सपने देखने लगी थी। वो शशांक की तस्वीर के सामने मुस्कुराते हुए बताती कि अंकल आपने सही कहा था, आपका बेटा दिल का बुरा नहीं है और अब वो अच्छा और जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहा है। रिद्धिमा तब 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और इतने दिनों तक अपना ध्यान ना रख पाने की वजह से
काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। अरमान ने उसे अपना ध्यान रखने का हवाला देते हुए बिजनेस का सारा काम संभालने लगा था और बिजनेस में काफ़ी तरक्की भी हो रही थी। रिद्धिमा अब निश्चित थी कि अरमान सब कुछ संभाल लेगा, इसलिए वो जब भी किसी पेपर पर दस्तखत करने को कहता, वो बिना देखे कर देती। उसे लगता उसके प्यार और धैर्य ने अरमान को बदल दिया है। अब वो भी उसे और रिदान को चाहने लगा था। वो गलत थी। अरमान ने धीरे धीरे सारा व्यवसाय अपने नाम कर लिया था और उसे अपने असली रूप में वापस आ गया था। अब बात बात पर रिद्धिमा उससे अपमानित होती थी और हद तो तब हो गई जब उसने रिद्धिमा पर घिनौना इल्जाम लगाया कि ये बच्चा उसका नहीं है। रिद्धिमा इस अपमान से इतनी आहत हुई कि उसने वहाँ से जाने का निश्चय कर लिया और एक दिन जब अरमान सो रहा था तो उसने अरमान की सारी जायदाद उसके नाम करके रिदान का हाथ पकड़कर उस घर से चली गई हॉस्पिटल। अरमान को जोरों की प्यास लगी थी। वो बड़ी मुश्किल से उठ खड़ा हुआ और पानी का गिलास लेने को हाथ बढ़ाया, पर असफल रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बड़बड़ाया, सॉरी पापा, आपका बेटा नालायक ही निकला। आपने जो किया उसके भले के लिए ही किया, पर उसने हमेशा आपको दोषी ठहराया। पापा, मैं मरने से पहले एक बार रिद्धिमा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और बाकी बची जायदाद उसके हवाले करना चाहता हूँ, पर वो कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। इतने सालों तक वो कहाँ रही, कैसे रही, बच्चों का कैसे संभाला, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे मासूम बच्चों को पता नहीं कितनी तकलीफ़ उठाई होगी। अब बलिदान काफ़ी बड़ा हो गया होगा और दूसरा लड़का है जो लड़की, ये भी नहीं जानता मैं कैसा बाप हूँ जो अपने बच्चों को नहीं पहचानता। उसे याद आया कि वो रिद्धिमा के जाने के बाद कितना खुश था, मानो सारा आसमान उसे मिल गया था। अब वो हर रोज़ पार्टी होती थी, वो पानी की तरह पैसा लुटाया करता था। वो अपने लक्ष्य में कामयाब जो हो गया था। बचपन से लेकर जवानी तक एक ही लक्ष्य था उसका, रिद्धिमा को घर से निकालना, और उसकी सफलता के बाद अब वो जश्न मना रहा था। इस तरह मस्ती भरी जिंदगी जीता हुआ वो बहुत खुश था, पर आखिर उसकी लापरवाही ने रंग दिखा ही दिया और व्यवसाय में नुकसान आना शुरू हो गया। आखिरकार उसने उसके शेयर बेच दिए और उसका बिजनेस ठप हो गया। अब बस उसके पास उसका घर और हॉस्पिटल के शेयर थे और वो जानता था कि इसके जाने से वो बर्बाद हो जाएगा। उसने फिर से अपनी कंपनी शुरू करने का सोचा, पर अब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। इतने दिनों तक खुद को शराब के नशे में डुबोए रखने की वजह से उसे इस बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसमें बचने के चांसेस बहुत कम थे, और वो था लीवर सिरोसिस। सर, आप सो रहे हैं क्या? नहीं सुशांत, आओ, कहते हुए अरमान ने उठने की कोशिश की। सुशांत, जो अरमान का लॉयर था, सहारा देकर उठाया और बोला, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही लिखा है। आपका घर और हॉस्पिटल रिद्धिमा के नाम आप जहाँ साइन कर दीजिए। अरमान हस्ताक्षर करता हुआ मुस्कुराकर बोला, अब मैं चैन से मर सकूँगा। सुशांत बोला, ऐसा मत कहिए सर, आपका असली काम अभी बाकी है। रिद्धिमा मैम को अभी ढूंढना है सर। अरमान बोला, वो मेरे जिंदा रहने पर नहीं आएगी सुशांत, मेरे मरने के बाद अखबार में सूचित करना, वो ज़रूर आएगी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। तभी डॉक्टर महंती अंदर आते हुए बोली, इतना मायूस मत हो अरमान, आप सर्जरी से ठीक हो सकते हो। अरमान मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे मालूम है डॉक्टर महंती, उससे बचने के चांसेस बढ़ते हैं, पर उसके लिए अपनों के लीवर का एक छोटा सा पार्ट चाहिए, और मेरा अपना कोई है ही नहीं जिससे मैं आशा रखूं। अतुल अंदर आया और बोला, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है अरमान, मैंने तुम्हारे कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिए हैं। अब जल्दी से तुम्हारी सर्जरी हो जाए और तुम ठीक हो जाओ। अरमान ने अतुल की प्रश्नवाचक नज़रों से देखता हुआ पूछा, कौन है मेरे लिए अंग डोनेट करने वाला? मैं अपने इतनी करीबी किसी को नहीं जानता। डॉक्टर मोहंती मुस्कुराकर बोले, आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है अरमान, कोई आपको पता चल जाएगा। अरमान को होश आ गया था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, पर सब धुंधला दिख रहा था। उसे जानी पहचानी सुरीली आवाज़ को पहचानने में उसको एक पल भी नहीं लगा, जो डॉक्टर से पूछ रही थी, डॉक्टर मानती, अब अरमान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? वो ठीक है ना? अतुल की आवाज़ सुनाई थी, रिद्धिमा, तुम और तुम्हारे बच्चे का त्याग क्या यूं ही जाया जाएगा? अब अरमान पूरी तरह स्वस्थ है ना? डॉक्टर मानती,
डॉक्टर मोंटी बोले, यस मिसेस मलिक, आप निश्चित रहिए। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि अरमान शराब को बिल्कुल हाथ ना लगाए। अतुल बोला, नहीं लगाएगा डॉक्टर मोंटी। मौत के डर से उसे समझा दिया है कि वो कितना गलत कर रहा था। रिद्धिमा के साथ भी कितना बुरा किया, पर उसे लगा था रिद्धिमा उसे भूल चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी। रिद्धिमा बोल पड़ी, कैसे नहीं आती अतुल? मैंने शशांक अंकल से वादा जो किया था कि मैं कभी अरमान का साथ नहीं छोड़ूंगी। भले ही उसने मुझे छोड़ दिया हो, पर मैं जिंदगी भर उसके साथ हूँ। अरमान का दिल खुशी से उछल रहा था, पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुछ कह सके, और रिद्धिमा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। उसने मन ही मन में कहा, मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो उस नायाब हीरे को टुकरा दिया था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ रिद्धिमा, बस एक बार अपने नालायक पति को माफ़ कर देना। 1 महीने बाद अरमान हॉस्पिटल के बेड पर आंखें बंद किए सो रहा था। वो अब ठीक था। वो आंखें बंद किए सोच रहा था कि रिद्धिमा ने जो वादा किया निभाने के लिए किया, पर शायद अब वो अरमान के सामने आना नहीं चाहती, क्योंकि अब वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। अरमान सोच रहा था कि गलती उसकी ही है। उसने रिद्धिमा पर जो अत्याचार किए थे, उसे जिस तरह घर से निकाला था, वो कैसे बोल सकती है? आज अरमान कैसे सोच सकता है कि वो उसे माफ़ कर देगी? उसने जो किया अपना कर्तव्य निभाया, उसने पापा से किया हुआ वादा पूरा किया है। अरमान को पता चला कि उसे उसके किशोर बेटे ने लीवर का पार्ट दिया था, जिससे उसकी जान बची। वो एक बार अपने बेटे से मिलना चाहता था, जिससे अपना आभार प्रकट कर माफ़ी मांग सके, पर शायद रिद्धिमा जी नहीं चाहती थी। तभी अतुल आया और मुस्कुराता हुआ बोला, कैसे हो अरमान? किस सोच में पड़े हो? अरमान बैठता हुआ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अतुल। मैं सोच रहा हूँ मेरी ये जिंदगी मेरे बेटे और रिद्धिमा की देन है। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर एक बार माफ़ी मांगना चाहता था। अरे शायद रिद्धिमा नहीं चाहती कि वो मुझसे मिले, और ये ठीक भी है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। अतुल, अब पछताने का क्या फ़ायदा? अतुल मुस्कुराता हुआ बोला, सही है, क्योंकि अब पछताने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अरमान ने देखा कि 15-16 साल का किशोर लड़का और एक 9-10 साल की लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी, उसे ही देख रही थी। अतुल बोला, जे कौन है, बताओ तो अरमान। अरमान का दिल खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उस किशोर ने बिल्कुल उसकी सूरत पाई थी और बच्ची ने रिद्धिमा की, पर उसे ये विश्वास नहीं हुआ कि उसके बच्चे उसे मिलने आ सकते हैं, इसलिए वो बोल नहीं पाया। बस इतना कहा, कौन है जी? शायद अंजलि दोनों का हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोली, रुक क्यों गए अरमान? बोलने की हिम्मत नहीं है? जब तुम्हें अभी भी रिद्धिमा पर विश्वास नहीं है कि वो अपने बच्चों को तुमसे मिलने भेज सकती है? अतुल मुस्कुराता हुआ बोला, अब मेरे बेचारे दोस्त को डांटो मत अंजलि, वो थोड़ा घबराया हुआ है ना अरमान? अरमान ने सिर हिलाया और ज़मीन की तरफ देखने लगा। अतुल ने बच्चों से कहा, बच्चों अपने पापा से नहीं मिलोगे? दोनों ने सिर हिलाया और अरमान के पास आकर खड़े हो गई। अरमान की आंखों में आंसू थे। उसे पहुँचता हुआ बोला, बच्चों मुझे माफ़ कर दो, आपके पापा बहुत बुरे हैं जो आपको इतने दिनों दूर रखा। वो बच्ची बोल पड़ी, पापा कभी बुरे नहीं होते। मम्मा ने कहा था आप हमसे नाराज थे, पर आप नहीं हो। विदान गंभीर स्वर में बोला, और बड़े छोटों से माफ़ी नहीं मांगती। आप हमसे माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा मत करो। अरमान सोचने लगा, ये रिद्धिमा ही है जो बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे सकती है। पापा ने रिद्धिमा को चुनकर एक हीरा चुना था अरमान, जो तुम समझ नहीं पाया और यूं ही गवा दिया। उसने बच्ची से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? वो बच्ची उस अपने मुंह पर हथेली रखती हुई बोली, अरे आपको मेरा नाम भी नहीं पता? मेरा नाम रेशमा है। अरमान उसके गाल को प्यार से छूते हुए बोले, मैं आपको एंजल कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वो आश्चर्य से बोले, अरे मम्मा भी तो मुझे इसी नाम से पुकारती है। रिदान बोला, आप आराम कीजिए, हम फिर आएंगे मिलने। वो जाने के लिए मुड़े, तभी अरमान बोला, रिदान बेटा मम्मा से कहना एक बार मुझसे मिले, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अरमान अपने कमरे में सोआ थक चुका था। डॉक्टर ने उसे 4 टाइम आराम करने को कहा था। अरमान ने रिद्धिमा से माफ़ी मांग ली थी और उसके नाम के सारे कागजात उसे सौंप दिए थे, जो रिद्धिमा ने स्वीकार नहीं किया था। पर वो बच्चों को लेकर उस घर में फिर से आ गई थी, जहाँ उसने अपना बचपन बिताया था। अरमान ने यही कहा था कि अगर वो वहाँ बच्चों को लेकर वापस आएगी
तभी अरमान समझेगा कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। अरमान बेड से उठा और बच्चों के कमरे में आया और झांका तो देखा दोनों किसी काम में व्यस्त थे। अरमान ने धीरे से पूछा, बच्चों क्या हो रहा है? ऋषिमा ने उसकी ओर देखा और होठों पर उंगली रखते हुए बोली, धीरे पापा, कुछ सीक्रेट है, मम्मा को मत बताना। अरमान मुस्कुराया और धीरे से बोला, वैसे आपकी मम्मा है कहाँ? ऋषिमा फुसफुसाया, ऑफिस गई है, पर कभी भी आ सकती है, हमें उनसे उनका सरप्राइज छुपाना है। अरमान फुसफुसाया, पर मम्मा को सरप्राइज क्यों? ऋषिमा बोली, दफ तेरी की, आपको इतना भी पता नहीं मम्मा का अगले महीने हैप्पी बर्थडे है, उन्हें सरप्राइज गिफ्ट देना है, हम हर साल देते हैं ना भैया। रिदान ने सर हिलाया और अपने काम में बिजी रहा। रिदान के साथ रिधिमा की अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर रिदान थोड़ा कम ही बोलता था। अरमान को लगा उसका बेटा उम्र से ज़्यादा बड़ा और समझदार हो गया है। उसने रिधिमा की ओर देखा और फुसफुसाया, मुझे आपकी टीम में शामिल नहीं करोगे बेटे? ऋषिमा से पहले रिदान ने जवाब दिया, आप खुद क्यों नहीं देते उन्हें कुछ? अरमान थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, सॉरी बेटा, मुझे तो उनकी पसंद भी पता नहीं। रिदान अपना काम करता हुआ बोला, आप उन्हें कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते? मैं अतुल अंकल से कह दूंगा, वो सारा इंतजाम कर देंगे। तभी ऋषिमा बोल उठी, नो टेंशन पापा, मैं बताती हूँ, आप मम्मा को पेरिस घुमाने ले जाओ, उन्हें वहाँ घूमने का बड़ा शौक है, और हम भी जाएंगे आपके साथ। रिदान बोल पड़ा, नहीं ऋषु, अगले महीने हम समर कैंप में जाएंगे और मम्मा पापा घूमने, है ना पापा? अरमान ने सिर हिलाया और दिल में सोचा कि उसका बेटा कितना समझदार है। वो मुस्कुराया और उन पलों में खो गया जब वो अपनी खूबसूरत और समझदार पत्नी के साथ सपनों की दुनिया में हो।